रूही की माँ सालिहा रूही की बहन मंशा पर चिल्ला रही थी कि जल्दी नहाकर बाहर निकलो और मेरे साथ आकर किचन में मेरा साथ दो। साथ ही उन्होंने रूही को नहा धोकर तैयार होने को कहा, क्योंकि आज उनके घर में रूही को देखने कुछ लोग आ रहे थे। रूही नहा धोकर तैयार हो गई। उसने लाइट पिंक कलर का सूट पहना, उस पर लाइट लाइट सा मेकअप किया, जिसमें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। रूबी और मंशा दो बहनें थीं, जिसमें रूही बड़ी थी। हालांकि वो दोनों ही बहुत खूबसूरत थीं। रूही की माँ ने जल्दी जल्दी सारा खाना तैयार किया। दोपहर के 2 बज गए थे। जल्दी ही लड़के वाले भी आ गए। रूही के माँ बाप ने खाने से डाइनिंग टेबल को भर दिया था कि उनकी तरफ से किसी तरह की कोई कमी ना रहे। थोड़ी ही देर बाद रूही भी लड़के वालों के सामने पानी लेकर आई। रूही डरी सहमी एक तरफ सोफे पर बैठ गई। उसके ठीक सामने लड़के की माँ बैठी हुई थी, जो दिखने में काफ़ी भारी भरकम थी। वो एक के बाद एक निवाला मुंह में रख रही थी और साथ साथ रूही के घर को भी देख रही थी। जब उसने रूही को देखा तो एक बार उसको देखती ही रही, और फिर जब उसने पेट भर के खाना खा लिया तो रूही की माँ से कहने लगी, लड़की तो आपकी ठीक ठाक ही है, लेकिन फिर भी हमें पसंद है। लेकिन कहने लगी कि क्या आपका घर बस इतना छोटा सा ही है। उस औरत की नज़र रूही से ज़्यादा उसके घर पर थी। रूही की माँ कहने लगी, जी बस हमारा घर 2 कमरों का ही है। वह औरत बड़े गुरूर से टांग पर टांग रखकर बैठ गई। कहने लगी कि मेरे बेटे ने बड़ी पढ़ाई की है और MBA भी किया है। कई डिग्रियां हैं मेरे बेटे के पास और उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। काफ़ी अच्छी सैलरी भी उसको मिलती है। बेटी तो हमें आपकी पसंद आ गई है, लेकिन देखिए, मुझे अपनी नाक बड़ी प्यारी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ बेटे की शादी उस जगह पर हो जहाँ पर लड़की के साथ साथ दहेज भी मुझे ब्रांडेड मिले। मैंने आज तक कभी भी कोई हल्की क्वालिटी का बर्तन कभी मेहमानों के आगे नहीं रखा। अजमल खान की 2 बेटियां ही थी, रूही और मंशा। खूबसूरत और गृहस्थ, पढ़ी लिखी, और अजमल खान एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करते थे। सैलरी उनको जो मिलती थी उससे घर का गुजर बसर अच्छे से हो जाता था, लेकिन वे कुछ ज़्यादा बचा नहीं पाते थे। पर बेटियां तो एकदम ही बड़ी हो जाती हैं। फिर भी अजमल खान की बीवी सालिहा ने थोड़ा बहुत दहेज अपनी बेटियों के लिए जोड़ रखा था। रिश्ता अच्छा था, लड़का भी अच्छा था, लेकिन लड़के की माँ बड़ी तेज़ और घमंडी थी। लेकिन इस बात पर रिश्ते से इनकार करना अजमल खान को सही नहीं लग रहा था। उस औरत की फरमाइश सुनकर अजमल खान ने अपनी बीवी को इशारा किया कि वे इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे, आगे हम देख लेंगे। तो सालिहा ने कहा कि आप परेशान ना हो, हमसे जो हो सकेगा हम अपनी बेटी को देंगे। इस तरह से रूही का रिश्ता साहिल के साथ पक्का हो गया। लेकिन जब दहेज के सामान के लिए सालिहा बाज़ार गई तो ब्रांडेड चीज़ों की तो कीमत इतनी ज़्यादा थी कि उनकी औकात से बाहर थी। रात को जब अजमल खान घर आए, उनके हाथ में कपड़े का एक थैला था। पसीना साफ करते हुए चारपाई पर गिर गए और कहने लगे, रूही बेटा जल्दी से ठंडा पानी पिला दे। रूही ने अपने पापा को पानी दिया। उसके बाद सालिहा अजमल खान के पास आई और उसने बताया कि आज हम बाज़ार गए थे, लेकिन ब्रांडेड चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, हम उन्हें ख़रीद नहीं पाएंगे। लोकल ब्रांड की चीज़ें ही यहाँ हज़ारों की मिलती हैं, वहीं जापानी और विदेशी चीज़ें तो लाखों पर पहुँची हुई हैं। अजमल खान ने कहा कि तुम फिक्र ना करो। उसने वह कपड़ों का थैला सालिहा को दिया। कहने लगा, इसमें पूरे 50,000 रुपये हैं। कोशिश करके लड़के और लड़के की माँ और उसके परिवार के कपड़े अच्छे लेना। पैसों की चिंता ना करो। मैंने अपने 2-4 दोस्तों से कह रखा है, कुछ उधार ले लूँगा उनसे। बस एक बार रूही की शादी हो जाए, ये अपने घर की हो जाए तो उधार तो धीरे धीरे उतर ही जाएगा। मैं चाहता हूँ उसकी सास को किसी बात पर कोई परेशानी ना हो। लड़का अच्छा कमाता है, रिश्ता अच्छा है। अगर दहेज की कमी की वजह से बेटी की शादी नहीं की तो फिर बेटियाँ घर पर ही बैठी रह जाएंगी। अगले दिन दोनों माँ बेटी मार्केट गईं और लड़के और उसकी माँ के अच्छे कीमती कपड़े ख़रीदे और उनके परिवार के लिए भी अच्छे और काफ़ी महंगे कपड़े ख़रीदे। रूही ने अपने लिए कम ही कपड़े ख़रीदे थे। कहने लगी, मम्मी बस आप उन लोगों की ख्वाहिश पूरी कर दो, मेरा क्या है, मैं गुज़र कर लूँगी। दूसरे दिन रूही की माँ अपने पुराने गहने लेकर बैठ गई। कहने लगी, सोच रही हूँ सुनार को दिखाकर इन्हें तुड़वाकर तेरे लिए नए डिज़ाइन का सेट बनवा लूँ और तेरी सास के लिए कान के झुमके। रूही बोली, मम्मी अगर मेरे लिए ही सारा कुछ बनवाओगी तो छोटी के लिए क्या रखोगी? आप ऐसा करो, मेरे लिए चांदी के सेट पर सोने का पानी फिरवा दो।
बस सास के झुमके सोने के बनवा देना। सालेहा बोली, बात तो तेरी ठीक है बेटा, अच्छा मैं ऐसा ही करती हूँ। रूही से जितनी भी बचत हो सकती थी वह अपने लिए कर रही थी। दहेज का लगभग सारा सामान आ चुका था। अब लड़के वालों की इच्छा के मुताबिक डिनर सेट रह गया था। सेट लेने के लिए जब वह मार्केट गए तो होश उड़ गए। जापानी डिनर सेट 60,000 रुपये का था। यह सुनकर कानों से धुएं निकलने लगे। उनके लिए ये इतनी बड़ी रकम थी कि अगर इसका एक डिनर सेट खरीद लिया जाए तो फिर बाकी का छोटा मोटा सामान कैसे खरीद सकते हैं। रूही अपने माँ से बोली, माँ रहने दो, पहले ही पापा 60,000 रुपये 6 लाख रुपए उधार उठा चुके हैं। वह दुकानदार बड़ी गौर से दोनों माँ बेटी को देख रहा था, जो बार बार डिनर सेट की कीमत पूछ रही थी लेकिन ख़रीद नहीं रही थी। आपस में कानों में बातें शुरू कर देती थी। दुकानदार कहने लगा, बहन जी कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। सालेहा बोली, परेशानी क्या होना है भाई साहब, बेटी के दहेज ने तो कमर तोड़ कर रख दी है। दुकानदार कहने लगा, चलिए मैं आपको थोड़ा सस्ता डिनर सेट दिखा देता हूँ। उसने इंडियन कंपनी का डिनर सेट सामने रखते हुए कहा, इसकी कीमत 15,000 रुपये है। लेकिन सालेहा कहने लगी कि नहीं भाई, हमें ब्रांडेड ही चाहिए और सस्ता भी चाहिए। अगर आपके पास इस चीज़ का कोई हल है तो बता दीजिए। वह कहने लगा, बहन जी ब्रांडेड तो बहुत महंगे हैं, उनके पैसे मैं अगर कम करने भी लगूं तो 400-500 से ज़्यादा कम नहीं कर सकता, क्योंकि हमें भी इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। ये विदेश से आते हैं, इन पर कस्टम ड्यूटी लगती है और इन पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। हालांकि इंडियन ब्रांडेड के बर्तन भी ऐसे ही होते हैं और काफ़ी चलते भी हैं। मेरी सलाह है कि आप लोकल सेट ले लीजिए, वह भी अच्छा चलेगा। सालेहा कभी रूही की शक्ल देखती तो कभी दुकानदार की। कहने लगी, नहीं भाई, हमें ब्रांडेड ही लेना है। फिर पीछे मेड इन जापान का ठप्पा होना ज़रूरी है। अब मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं समझा सकती। वह दुकानदार माँ बेटी की शक्ल देखता रहा, फिर कहने लगा कि देखिए, मेरे पास बिल्कुल इसी डिज़ाइन का डिनर सेट मौजूद है जिसकी कीमत काफ़ी कम है। मैं आपको वह दिखाता हूँ। उसने बिल्कुल जापानी डिनर सेट जैसा सेट उनके सामने रख दिया। फिर उन दोनों को प्लेट निकाल कर भी दिखाने लगा। कहने लगा, ये देखिए, इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक जैसा ही लग रहा है। लेकिन परेशानी ये थी कि एक के पीछे मेड इन जापान लिखा हुआ था और दूसरी प्लेट के पीछे कुछ भी नहीं लिखा था। सालेहा कहने लगी, भाई इस पर तो मेड इन जापान लिखा ही नहीं है। वह कहने लगा, बस यही फ़र्क है कि इस पर मेड इन जापान नहीं लिखा। लेकिन बहन, मेरा यकीन करिए कि दोनों की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है। सालेहा ने वापस प्लेट रख दी और एक ठंडी आह भरी और कहने लगी कि नहीं, ये रहने दो। वह कहने लगा, बहन जी इस पर मेड इन इंडिया भी नहीं लिखा, इसलिए आप बेफिक्र होकर ले जाइए। किसी को पता नहीं चलेगा कि ये जापानी नहीं है, एक जैसा डिज़ाइन है, शक भी नहीं होगा। सालेहा नहीं मान रही थी, लेकिन रूही वह प्लेट देखने लगी कि दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। कहने लगी, ये वाला डिनर सेट कितने का है? वह कहने लगा, बेटा ये सिर्फ 10,000 रुपये का है और दूसरा वाला 12,000 रुपये का। रूही ने एक एक प्लेट को पलटकर देखा था, फिर कहने लगी, मम्मी यही ले लेते हैं। उस दुकानदार ने उन्हें 10,000 रुपये में वो डिनर सेट दे दिया। शादी की सारी तैयारी हो चुकी थी, खाना भी अच्छे रसोइयों से पकवाया गया। इज्जत से रूही अपनी ससुराल रुखसत हो गई। जैसे ही रूही अपने ससुराल पहुंची तो साहिल का बर्ताव उसके साथ बहुत अच्छा था। वैसे तो वह काफ़ी समझदार और सुलझा हुआ लड़का था, लेकिन अपनी माँ के मामलों में कुछ नहीं बोलता था। शादी को बस कुछ ही दिन गुजरे थे कि जब साहिल की माँ सोने के झुमके हाथ में पकड़कर पहले तोलने की कोशिश की, फिर कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि 1 तोले के हैं। ये कहना था कि रूही कहने लगी, मम्मी ये 1 तोले के ही हैं, आप चाहे तो जाकर सुनार को दिखा दीजिए। ये बात साहिल के सामने ही हुई थी। साहिल कहने लगा, मम्मी आप भी। साहिल की माँ फ़ौरन कहने लगी, तुम मुझे रोक रहे हो तो ज़रूर सुनार के पास लेकर जाऊंगी और दिखा कर लाऊंगी कि वाकई 1 तोले के हैं कि नहीं। रिश्तेदार नातेदार तो मुझसे सवाल करेंगे। तुम्हें नहीं पता, तुम औरतों के मामले में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। अगले दिन रूही की सास रूही को अपने साथ सुनार के पास लेकर गई और बोली कि देखो भाई, ये झुमके कितने तोले के हैं। सुनार ने तोला तो कहने लगा, पूरा 1 तोले के हैं। फिर जाकर रूही की सास को तसल्ली हुई। जब रूही की शादी हुई थी तो उसकी सास उसके दहेज में आई हुई एक एक सामान को टटोल कर देखती थी। अभी शादी को 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि सारा किचन रूही ने संभाल लिया। सास के साथ भी रूही का बर्ताव बहुत अच्छा था। अभी तक रूही की सास को उसे ताने देने का कोई मौका नहीं मिला था। घर में पहली दावत जब नंदों की हुई तो रूही की सास कहने लगी,
ऐसा करो, नया वाला डिनर सेट निकालो। रूही ने जब डिनर सेट निकाला तब उसकी बड़ी नंद घर पर आ चुकी थी। रूही का डिनर सेट देखते ही कहने लगी, मम्मी यह तो जापानी डिनर सेट लगता है। वह बड़ी खोज भरी नज़रों से रूही का डिनर सेट देखने लगी। रूही ने कहा, जी ये जापानी ही है। वह कहने लगी, मम्मी ज़रा मेरी बात सुन लो। वह अपनी माँ को किचन से बाहर ले गई। दोनों माँ बेटी के बीच न जाने कौन सी खिचड़ी पकी कि जब वापस किचन में आई तो कहने लगी, इस डिनर सेट को ऐसे ही पैक कर दो। रूही बोली, अभी छोटी ननंद भी खाने पर आ जाएंगी तो खाना तो लगाना ही है, तो इसी में लगा देती हूँ। सास कहने लगी, नहीं मेरे भी कांच के बर्तन वैसे के वैसे ही पड़े हैं, अभी ऐसा करो खाना उसी में दे दो, इसे बस पैक करो। रूही ने वो डिनर सेट पैक कर दिया। सास कहने लगी, इसे बड़ा संभाल कर उठाओ और स्टोर में जाकर रख दो। रूही ने ऐसा ही किया। भारी डब्बा उठाया और स्टोर में जाकर रख दिया। सास ने अपने बर्तन निकाले। दोनों नंदों ने 10-10 चीज़ों की फरमाइश रूही के सामने रखी थी। मेरा फला बेटा ये खाता है, वो खाता है। सबकी फरमाइश की चीज़ें रात को टेबल पर लग चुकी थी। खाने की तारीफ़ भी सभी ने की। साहिल प्यार भरी नज़रों से रूही को देख रहा था। वह जब से आई थी साहिल की तो जान सुकून में आ गई थी। शादी से पहले जब भी उसे ऑफिस जाना होता था तो सबसे पहले अपने कपड़े प्रेस करने पड़ते थे। अपनी माँ से कहता तो वह कहती थी कि मुझसे अब काम नहीं होते, अब सारी ज़िंदगी तुम लोगों को पाल पाल कर मैं तो थक चुकी हूँ। बेचारा पहले अपने कपड़े प्रेस करता था, फिर नाश्ता बनाता था, अपनी माँ का भी नाश्ता बनाता था, फिर जल्दी से जल्दी ऑफिस जाता था। लेकिन रूही के आने से तो जैसे उसके सारे ही सर से घर की हर जिम्मेदारी ख़त्म हो चुकी थी। बस ऑफिस जाता और घर आता, सब कुछ तैयार मिलता। रात को अगर ऑफिस के काम में लैपटॉप पर लगा रहता तो रूही दूध का गिलास उसे देती या कभी चाय बना देती। वह बहुत खुश था। लेकिन पता नहीं रूही की सास के अंदर कौन सी खलबली मची रहती। कभी वह रूही के दहेज में आए हुए कपड़े टटोलने लगती थी, मुझे तो ये सस्ते से लगते हैं। रूही ने अब बात करना छोड़ दी थी। हर वक्त कोई ना कोई चीज़ उठा लेती और कहती, बता किस ब्रांड की है, कि कंपनी की है, किस कंपनी की है। रूही तो बता बता कर थक गई थी। वह एक बार रूही से कहने लगी, चल मार्केट चलते हैं, मुझे मार्केट से कुछ ख़रीदना है। रूही भी तैयार हो गई। जैसे ही मार्केट के लिए बाहर निकलने लगी तो सास कहने लगी, मैं रिक्शा पकड़ती हूँ, तू ऐसा कर अपना डिनर सेट लेकर आ, ज़रा पता तो करूँ जापानी भी है कि नहीं। उस दिन उसकी सास कहने लगी, उस दिन मैंने देखा था कि प्लेट के पीछे जापानी कंपनी का नाम नहीं लिखा था। ये सुनकर रूही के तो होश उड़ गए। वो कहने लगी, मम्मी जी ये जापानी ही है, नाम तो लिखा नहीं था उस डिनर सेट पर। यह सुनकर रूही कहने लगी, इसका तो मुझे नहीं पता। सास कहने लगी, बस तू छोड़ ये बातें, जाकर दुकानदार से पूछूंगी, मैं तब तक रिक्शा देखती हूँ। रूही परेशान हो गई थी। हर चीज़ ब्रांडेड ली थी सिवाय डिनर सेट के, और अब अगर दुकानदार सच बता देता तो वह तो सास की नज़रों में भी चोर हो जाती और साहिल की नज़र में भी, जो अब तक उससे बड़ी मोहब्बत दिखा रहा था कि तुमने मेरी माँ की हर फरमाइश पूरी करके मेरा दिल जीत लिया है। वह समझ नहीं पा रही थी कि बात को कैसे संभाले। उसने डिनर सेट पकड़ा। जैसे ही दरवाजे तक आई तब तक सास रिक्शा लेकर पहुंच गई थी। उसने डिनर सेट रिक्शा में रखा और सास उसे बाज़ार ले जाकर कहने लगी, बता कौन सी दुकान है। रूही जान पूछकर टालम टोल करने लगी। कहने लगी, ठीक से याद नहीं है, वैसे भी शादी को 5 महीने गुजर चुके हैं, समझ नहीं पा रही थी कि कौन सी गली थी। सास कहने लगी, कोई बात नहीं, हर गली में चलकर देख लेते हैं तो तुझे याद आ जाएगा। लेकिन मैं जब तक ये ना पता करवा लूँ कि ये डिनर सेट किस कंपनी का है, मैं घर वापस नहीं जाऊँगी। अपनी सास की बात सुनकर रूही और भी ज़्यादा परेशान हो गई कि अब क्या किया जाए और क्या ना करें। डिनर सेट काफ़ी भारी था, इसे उठा उठा कर फिरना रूही के बस की बात नहीं थी। लेकिन फिर भी इतना भारी डिनर सेट लेकर वो 3 गलियां घूम चुकी थी और सास उसे बार बार पूछती, बता कहाँ, ये दुकान तो कहीं नहीं, वह दुकान तो नहीं, वो नहीं में सर हिलाती रहती। बेचारी इतना भारी सेट का डब्बा उठाकर थक गई थी, इसलिए समझ गई थी कि जब तक उसकी सास उसी दुकान पर जाकर तसल्ली नहीं करेंगी उसे घर नहीं लेकर जाएगी। वह सोचने लगी थी, पता नहीं किस्मत में क्या होना लिखा है जो उसे आज देखना पड़ेगा।
वह उसी दुकान पर अपनी सास को लेकर गई। जैसे ही दुकान पर उसने डिब्बा रखा, वह पसीने से भीग चुकी थी। वहाँ बैठा वही दुकानदार किसी से फ़ोन पर बात करने में बिज़ी था। जैसे ही रूबी डब्बा रखकर कुर्सी पर बैठी तो हाँफ रही थी। उस आदमी ने फ़ोन बंद कर दिया। कहने लगा, बेटा ठंडा पानी दूँ? रूही तो कहने लगी, जी अंकल, ठंडा पानी पिला दो, बड़ी मेहरबानी होगी। उसने 2 गिलास पानी पिया। उसकी सास ने भी पानी पिया। वह दुकानदार कहने लगा, जी बेटा कहिए। उसके सास कहने लगी, भाई साहब मुझे आप जापानी डिनर सेट दिखाइए। वह दुकानदार उन्हें जापानी डिनर सेट दिखाने लगा। उसने एक सेट दिखाया जिसे डिज़ाइन वैसा ही था जैसा कि रूही ने ख़रीदा था। वह कहने लगी, ये जापानी है। वह कहने लगा, जी। सास कहने लगी, ज़रा खोल कर दिखाओ। उस दुकानदार ने वह डिनर सेट खोलकर उसकी सास को पकड़ाया। उसके सास ने प्लेट पकड़ी और उल्टा करके देखने लगी। इसके पीछे मेड इन जापान लिखा था। कहने लगी, क्या कीमत है इसकी? वह कहने लगा, 50,000 रुपये। यह सुनकर रूही की सास की आंखें चमकी थी। कहने लगी, ये भी आपकी दुकान से ही ख़रीदा गया है और मेरी बहू का कहना है कि ये भी जापानी डिनर सेट है, लेकिन इसकी प्लेट के पीछे मेड इन जापान नहीं लिखा। ज़रा आप देखिए। वह दुकानदार अभी भी पहचान नहीं पाया था। उसने रूही की तरफ देखा, फिर वह डब्बा खोलकर प्लेट को गौर से देखने लगा। इससे पहले कि कुछ कहता, उसने रूही की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। उसका चेहरा बहुत कुछ कह रहा था। वह आदमी कभी रूही की तरफ देख रहा था तो कभी उस प्लेट की तरफ, शायद कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। फिर कहने लगा, इसकी पर्ची है आपके पास? रूही कहने लगी, नहीं, मेरे पास कोई पर्ची नहीं है। तो वह कहने लगा, ऐसे कैसे मैं बता सकता हूँ जापानी है कि नहीं? रूही की सास कहने लगी, आप इतना तो बता सकते हैं कि जापानी है कि नहीं। दुकानदार किस चीज़ के हैं? वह बार बार रूही की आंखों की तरफ देख रहा था। रूही उसे कहने लगी, अंकल मैं आपसे ही लेकर गई थी 5 महीने पहले, अपनी माँ के साथ आई थी। वह आदमी फिर कहने लगा, हाँ हाँ मुझे याद आया, बहन जी ये जापानी ही है, बस इस पर लिखा हुआ नहीं है। वह बोली, अच्छा आपको पूरा यकीन है? वह कहने लगा, जी पूरा यकीन है। सास कहने लगी, इसकी कीमत क्या है? दुकानदार कहने लगा, इसकी कीमत 50,000 रुपये है। उसकी सास कहने लगी, असल में मुझे ये डिनर सेट पसंद नहीं। वह कहने लगा, मैं आपको दूसरा दे देता हूँ। वह कहने लगी, नहीं, मैं पिछली दुकान में एक डिनर सेट देख कर आई हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। आप एक एक प्लेट चेक कर लें, पूरा डिनर सेट वैसा ही है, हमने इस्तेमाल नहीं किया और ना ही इसकी कोई प्लेट टूटी है। आप ये रख लीजिए और हमें हमारे पैसे वापस कर दीजिए। ये कहना था। वह दुकानदार हैरत का शिकार हो गया। कहने लगा, बहन जी 5 महीने बाद वापसी नहीं होती। वो कहने लगी, ऐसे कैसे नहीं होती? अरे भाई, हमने कोई इस्तेमाल थोड़ी किया है। एक एक प्लेट चेक कर लो, बस हमें ये नहीं पसंद। रूही बिल्कुल चुप बैठी थी कि कहीं दुकानदार उसकी पोल ना खोल दे। उसने अपनी सास से कहा कि माँ, मुझे यही डिनर सेट पसंद है, मैं नहीं बदलना चाहती। वो कहने लगी, तुम चुप रहो, ख़बरदार जो तुमने एक लफ्ज़ भी बोला। हाँ भाई साहब, मैं आपसे कह रही थी कि मुझे ये डिनर सेट बिल्कुल पसंद नहीं है, आप इसे वापस कर लीजिए और हमें इसके पैसे दे दें। बार बार वह दुकानदार रूही की तरफ देख रहा था, जिसकी आंखों में आंसू झलकने लगे थे। बार बार घबराहट के मारे अपनी उंगलियां तोड़ रही थी। वह दुकानदार उसकी हालत कुछ समझ गया था। कहने लगा, कोई बात नहीं बहन जी, मत लीजिए। उसने अपने गले को खोले और पैसे गिनकर उसकी सास के हाथ में रख दिए। यह देखकर रूही की आंखों में हैरत उतरी थी। उसने उस दुकानदार को देखा, कहाँ 10,000 और कहाँ 50,000। अच्छे खासे पैसों का फ़र्क था। उसकी सास की तो जैसे आंखें ही चमक गई थी, चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। कहने लगी, चलो भाई, मैं तुम्हें दूसरा डिनर सेट लेकर देती हूँ। लेकिन रूही परेशान थी कि क्या करे और क्या न करे। दुकानदार इतना बड़ा नुकसान क्यों उसके लिए बर्दाश्त कर रहा था? खुददार किस्म की लड़की थी, इसलिए अपने बाप की दी हुई सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। उसने अपनी उंगली से उतारी। सास तब तक पैसे लेकर दुकान से बाहर निकल चुकी थी। वह रिक्शा रोक रही थी। उसने वह अंगूठी सामने टेबल पर रख दी। वह आदमी कहने लगा, बेटा ये क्या है? रूही कहने लगी, अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इज्जत रख ली। ये अंगूठी ज़्यादा महंगी तो नहीं है, लेकिन आपका काफ़ी नुकसान पूरा कर देगी।
ये कहकर रूही जल्दी से बाहर निकल गई। तब तक सास रिक्शा ले चुकी थी। वह अपनी सास के साथ बैठ गई। रिक्शा कुछ ही दूर गया था कि पीछे से उस आदमी ने रिक्शा वाले को रुकने के लिए कहा। रिक्शा वहीं रुक गया। वह आदमी तेज़ कदमों से उनकी तरफ बढ़ने लगा। रूही परेशान होने लगी कि पता नहीं अब क्या बात हो गई। दुकानदार रिक्शा के पास आया तो उसकी सास देखने लगी। कहने लगी, क्या हुआ भाई? वह कहने लगा, ये बेटी शायद अपनी अंगूठी वहीं भूल गई हैं, शायद तुम्हारे हाथ से गिर गई थी। लो बेटा, ये रख लो। फिर रूही हक्का बक्का दुकानदार की शक्ल देखने लगी। हालांकि वह तो वजह बताकर आई थी, सास के सामने अंगूठी लेने से मना भी नहीं कर सकती थी। उसकी सास कहने लगी, हाँ रूही, ये तुम्हारी अंगूठी है, तुम भी बड़ी बेवकूफ़ हो। अरे सोने की अंगूठी को ऐसे भूल कर कोई आता है भला? चलो पकड़ो अपनी अंगूठी, संभाली नहीं जाती तो लॉकर में रख कर आया करो। रूही ने वह अंगूठी तो पकड़ ली, लेकिन उसे दुकानदार को बड़ी हैरत से देख रही थी। दुकानदार ने उससे कहा कि हमेशा खुश आबाद रहो बेटा, तो मेरी बेटी जैसी ही हो। ये उस आदमी का जवाब था। रूही की आंखों में शुक्र के आंसू थे। वह सोच रही थी कि क्या अब भी इंसानियत ज़िंदा है, अभी अच्छे लोग इस दुनिया में रहते हैं जो कि बेटियों की इज्जत रख लेते हैं। रूही के दिल से उस इंसान के लिए दुआएं निकल रही थीं। ऊपर वाला इन अंकल की बेटियों को इतना दे कि संभाला न संभला जाए। कभी कभी हमें ये समझ नहीं आता कि हमारी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किल कैसे टल जाती है, हमारे ही किसी नेक काम का नतीजा होता है, जैसे कि उस इंसान ने रूही के साथ किया था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी ज़रूर करें कि लोगों को इससे एक सबक मिले। और साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और ऐसी ही अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।